Assalamualaikum. So today we are going to discuss our next paper of SK Golden 19 series, that is Medicine, 23rd August 2024 afternoon paper. And the first MCQ is atrial repolarization is masked on ECG by which wave? ठीक है, एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है, अगर आपको ईसीजी की इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू ज़रूर एक ना एक एमसीक्यू जो है वो हर पेपर में होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है वो हमारे पास पी वेव होती है, ठीक है, पी वेव शो करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है आपके पास, ठीक है, वो क्या शो करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे पास शो करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। और ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास एट्रिया रिपोलराइज कर रहा होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल डिपोलराइज कर रहा है यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है। एट्रिया के अंदर पैसिव फिलिंग हो रही होती है ब्लड की, ठीक है, तो एट्रियल रिपोलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है वो मास्क होती है ऑन ईसीजी बाय विच वेव, ठीक है। सो द आंसर इज ए, दैट इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो है उसको शो कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पेशेंट केम टू कार्डियक आईसीयू 80 आवर्स पोस्ट एमआई, व्हिच इन्वेस्टिगेशन विल यू डू? ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन से इन्होंने ऑप्शंस में हमें दिया, LDH2, CKMB, CKMM, मायोग्लोबिन एंड LDH1, ठीक है। अब 80 जो LDH1 होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि सबसे लेट जो है वो अपीयर होता है, ठीक है, सबसे लेट जो है वो राइज करता है और सबसे लेट ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो लेट टू राइज एंड लेट टू एंड जो होता है वो आपके पास LDH होता है, ठीक है। तो जो मायोग्लोबिन होता है वो विद इन 2 to 4 आवर्स जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है, 1 to 2 डेज़ के अंदर जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो CKMB होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि जो CKMB होता है वो आपको बताता है जब आपके पास मायोकार्डियल री इन्फाक्शन होती है, उसके लिए CKMB जो यूज़फुल होती है, भी 3 to 4 डेज़ के अंदर मास्क हो जाता है, ठीक है, CKMB जो होता है। लेकिन जो हमारे पास आ जाता है CKMM इज़ फॉर मसल्स, इसके लिए कार्डियक मसल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, LDH2 भी नहीं है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास रह गया LDH1, ठीक है, दैट इज़ लेट टू राइज। और 80 आवर्स जिन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है उसमें हमारे पास मोस्ट प्रेफरेबली कौन सा होगा, LDH1 होगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो अलग से जो है वो प्रिपेयर करूँगी, जिसके अंदर हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कार्डियक एंजाइम जो है वो हमें किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट MCQ, विथ व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस? तो जब क्रॉनिक ब्लड लॉस होता रहता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखिए इनिशियली जब आपके पास ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, इनिशियली एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। एकदम से जो है वो आपके साइज़ के ऊपर, RBCs के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होता है, ठीक है, ना ही आपके MCH के ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके ब्लड लॉस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्लड लॉस का मतलब ये है कि एक लंबे अरसे तक जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दैट इज़ बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉनिक ब्लड लॉस की बात की, इनिशियली देन नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन्स एंड obstructed लेबर was taken to the hospital but died before reaching to the hospital, so most likely cause is, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया एम्बोलिज्म के अंदर, ये एम्बोलिज्म में से भी एक ना एक MCQ जो है वो ज़रूर रिपीट हो जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब इसमें क्या की पॉइंट्स है, जैसे हमें पता चला कि देखिए अगर तो आपको वो लेबर पेन्स के दरमियान कह दें, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के दरमियान जो है वो डेथ हुई है, ठीक है, तो इट विल बी ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। अगर वो आपको ये कह दें कि सडन जो है ना वो डेथ हुई है वैसे ही, ठीक है, तो फिर वो आपके पास क्यों होगी, वो ड्यू टू पल्मनरी एम्बोलिज्म होती है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डेथ होती है, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें ये मेंशन ना किया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या कुछ इस तरह से लेबर पेन्स इस तरह से ना कुछ भी मेंशन किया हो, ठीक है, तो फिर पल्मनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि पल्मनरी एम्बोलिज्म में ये कि एकदम से सडन जो है ना वो एम्बुलेंस जो है वो आपके जाके पल्मनरी वेसल को ब्लॉक करता है, ठीक है, और उसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है। तो ये, और अगर आपको वो ये कह दे कि साथ में प्रेग्नेंट लेडी का भी डिस्कस करते हैं, साथ में वो ये कह दे कि उसका कोई ना कोई फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें, ये है कि अगर इमीडिएट डेथ होती है तो वो ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगी, और अगर आपके पास डेथ जो है वो 3 to 4 डेज़ के बाद हो रही है, ठीक है, तो फिर वो क्यों हो रही होगी, ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। और यहाँ एयर एम्बोलिज्म का बता दिया, हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म।
लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में डेथ आफ्टर 3 to 5 days होती है. अ पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड कफ बट फाइब्रोसिस सीन ऑन एक्सरे. कॉजेज, ठीक है, अब इसका कॉज क्या होगा? इनऑर्गेनिक डस्ट. अब इनऑर्गेनिक डस्ट की इसके इन एक्सप्लेनेशन हमें क्या दी है कि जो ग्रेन डस्ट होता है वो फार्मर्स लंग कॉज करता है. एस्परजिलोसिस में भी अगेन फार्मर लंग विद ग्रेनुलोमा, ठीक है. राइनोसाइनोसाइटिस, मीडियल इरोजन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग, ठीक है. ये पेट इसी तरह सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके एमसीक्यू के स्टेटमेंट में होती है. और इनऑर्गेनिक डस्ट जो है वो डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस कॉज करती है ऑन एक्सरे विदाउट फीवर और कफ. सिसोमॉइड कार्टिलेज फाउंड इन, ठीक है. जो सिसोमॉइड कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है? अब सिसोमॉइड कार्टिलेज हमारे लेरिंग्स में भी होता है और हमारे एला ऑफ द नोज में भी होता है. और हम प्रेफरेबली जो है वो ई को हम प्रेफर करेंगे टू सी. सो द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन वुड बी ई. अगर इस तरह ऑप्शन है तो उसमें आपने ई को चूज़ करना है, दैट इज एला ऑफ द नोज. पेशेंट ऑन ATT विद स्वेलिंग ऑफ एंकल मोस्ट लाइकली ड्यू टू. अब स्वेलिंग ऑफ एंकल क्यों हो रही है? हाइपर यूरेसीमिया की वजह से, जैसे गाउट में हो जाती है तो इट इज़ ड्यू टू पायराजेनामाइड. पायराजेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? ये कॉज करता है हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है. और हाइपर यूरेसीमिया यानी गाउट की वजह से क्या हो जाएगी? जॉइंट स्वेलिंग और पेन होगी, ठीक है. सो द ऑप्शन वुड बी डी. और इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? आइसोनेजर जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है. रिफेम्पिसिन जो है वो रेड ऑरेंज यूरिन डिस्कलरेशन कॉज करता है. इथैम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है. पायराजेनामाइड का साइड इफेक्ट होता है हाइपर यूरेसीमिया या गाउट. और आइसोनेजिड की पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हम इसके साथ साथ विटामिन B6 जो होता है वो दे देते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू. चाइल्ड हैविंग मैकल्स डाइवर्टिकुलम इज हैविंग ब्लीडिंग पर रेक्टम, इट इज़ ड्यू टू, ठीक है. सो इट इज़ ड्यू टू ओके. सो द ऑप्शन इज एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू, ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम की एक्सप्लेनेशन है कि इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है, ठीक है. इट इज़ सीन कॉमनली इन अंडर द एज ऑफ 2 years. 2% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है. 2 feet प्रॉक्सिमल टू द इलियोसिकल वाल्व होती है. 2 inches लॉन्ग होती है. और इसमें 2 टाइप ऑफ म्यूकोजा होता है. एक होता है एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा विच यूजुअली ब्लीड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही होती है. एंड पेनक्रियाटिक म्यूकोजा होता है, ठीक है, दैट मे कॉज ब्लीड. दीज 2 म्यूकोजाज आर इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मैकल्स डाइवर्टिकुलम. सो द ऑप्शन जो है ना ये है एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू. In an adult, ileostomy and jejunostomy has been done. He has diarrhea and 15 to 20 bowel sounds per minute. The most likely cause of this decreased transient time is secretory plus osmotic diarrhea, ठीक है. इलियोस्टमी और जेजुनोस्टमी जो है वो पेशेंट की हुई है. जब हम इलियोस्टमी करते हैं तो ऑस्मोटिक डायरिया होता है. जेजुनोस्टमी करते हैं तो भी ऑस्मोटिक डायरिया होता है. कोलोस्टमी करते हैं तो सेक्रेटरी डायरिया होता है, ठीक है. और जब आपको ऑप्शन में वो कह दें कि जेजुनोस्टमी और इलियोस्टमी दोनों हुई हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? सेक्रेटरी प्लस ऑस्मोटिक डायरिया होगा. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. मलेरिया इन विच स्टेज इज डॉर्मेंट इन द बॉडी. सो मलेरिया के स्टेज में डॉर्मेंट होता है? हिप्नोजॉइड स्टेज के अंदर जो है वो मलेरिया डॉर्मेंट होता है, ठीक है. डॉर्मेंट फेज ऑफ मलेरिया इज हिप्नोजॉइड और मलेरिया एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइड. नेक्स्ट MCQ इज़ स्पोरोजॉइड डिवाइड होता है इन द लिवर एज मीरोजॉइड, ठीक है. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद पी आंका के साथ एसोसिएटेड जो है, लेकिन दिस इज़ एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है. ये जो जिसको मैंने आंका बोला है, ठीक है. तो पी आंका जो है वो एसोसिएटेड होती है विद हेपेटाइटिस B, ठीक है. ग्रैनुलोमेटोसिस एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B, ठीक है. और जो पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा होता है वो भी एसोसिएटेड होता है विद हेपेटाइटिस B. और जो सी आंका होती है वो वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है. दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. 38-year-old lady presented with diarrhea, water and electrolyte imbalance and weakness. On further investigation, she is dehydrated and part of her gut was resected. This is not respected. This is resected 3 months back. She does not remember which part of the and which structure is most likely resected. कि ये भी बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुकी है. इसकी बहुत दफ़ा हमने एक्सप्लेनेशन भी किया, ठीक है. तो आइलियम की रिसेक्शन हुई है. जब हमारे पास जेजुनम की रिसेक्शन होती है तो आइलियम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. लेकिन जब आइलियम की रिसेक्शन होती है तो कोलॉन जो है, देखिए, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में आपके पास वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है. तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है, जब हमारे पास रिसेक्शन किसकी होती है? आइलियम की. और कौन नहीं कर सकता एब्जॉर्ब? कोलॉन, ठीक है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि दो maximum absorption occurs in the jejunum but the fluid loss will always from colon and part of the gut remove which causes fluid loss is ileum. As when jejunum is removed no fluid loss, क्योंकि वो कहते हैं कि जब jejunum हमने रिमूव किया तो फ्लूइड लॉस नहीं होता क्योंकि सारा फ्लूइड कौन एब्जॉर्ब करता है? आइलियम, ठीक है. लेकिन जब आइलियम को हमने रिमूव कर दिया तो कोलॉन ओवरलोडेड हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास फ्लूइड लॉस होता है थ्रू द कोलॉन.
साथ में उन्होंने हमें रेफरेंस दिया बेली एंड लव का। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो है वो पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करते हैं, यानी कि जिसमें आपको पता है कि वो ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है तो कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हमारे पास SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन कॉज करता है, ठीक है, तो ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, इंक्रीज टोन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होती है किसकी वजह से, गैस्ट्रिन जो है वो इंक्रीज करता है टोन को, ठीक है। इन परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूरनम विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी ब्लड सप्लाई जो है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टमक की भी ड्यूरनम की भी, ठीक है, और ये MCQ तो एज इन पेट इसी तरह से रिपीट होता है। तो परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूरनम जो है इसमें ब्लीडिंग होती है बाय गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी, लेसर का विच जो उसमें के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होगी, ठीक है। परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक होगी तो ब्लीडिंग बाय स्प्लेनिक आर्टरी। ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQ पॉइंट। मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्सीफ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन कौन सा करता है मसल आपके पास, डॉर्सीफ्लेक्शन जो है वो टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, A, दैट इज टिबियालिस एंटीरियर। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद नॉट एबल टू एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब एंड अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट बट इंटैक्ट सेंसेशन, सो द नर्व डैमेज वुड बी, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व है, ठीक है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, और सॉरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। एंटीरियर इंटरॉशियस जो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि इज़ नॉट एबल टू एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब, ठीक है, एंड अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफ्लेंस, इसका मतलब एक्सटेंशन बेसिकली आपकी इफेक्ट हो रही है ना, ठीक है। तो आपको जो एक्सटेंशन को कंट्रोल करती है वो आपकी रेडियल नर्व होती है। एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म, एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, यानी कि जो आपका पोस्टीरियर साइड पूरी सर्फेस ऑफ द हैंड होती है, एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द हैंड होती है, वहाँ आपकी रेडियल नर्व जो मेनली सप्लाई करी है, और यहाँ पर रेडियल नर्व की ब्रांच आ जाएगी पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, ठीक है। अ 33-year young gentleman presented in orthopedic OPD with injury to shoulder region in a fall from 4 feet height. On X-ray एग्जामिनेशन द पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट हिज आर्म इनिशियली टिल 30 डिग्री, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है, स्टार्ट नहीं कर सकता 30 डिग्री तक। तो 30 डिग्री के बाद जब पैसिव मूवमेंट है बाय द सर्जन द पेशेंट इज एबल टू मूव हिज आर्म ओवर द हेड, द लाइकली मसल डैमेज वुड बी, ठीक है। सो उसमें कौन सा मसल हमारा डैमेज होगा, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल जो आपका डैमेज है, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट हमारे पास होती है ना, जो स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है, ठीक है, फर्स्ट 15 डिग्री टू 30 डिग्री जो है ना वो हमारे पास कौन सा मसल कराता है, यानी जो इनिशिएट कराता है वो सुप्रास्पाइनेटस होता है, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो इनिशिएट कराता है, फिर जो ट्रेपीजियस होता है, ठीक है, वो जो डेल्टोइड होता है, ठीक है, वो उसको पूरे 90 डिग्री तक लेके जाता है, ठीक है। 90 डिग्री तक आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट जो है लॉन्ग द शोल्डर जो है वो कौन करता है, डेल्टोइड करता है, ठीक है। और फिर जो ओवर हेड एबडक्शन होती है, ओवर हेड का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से अबव, ठीक है, ऊपर की तरफ जो आपके एबडक्शन है, ठीक है, वो कौन कराता है, वो ट्रेपीजियस कराता है, ठीक है, और सेरेटस इंटीरियर होता है, ठीक है, ट्रेपीजियस एंड सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि फर्स्ट 30 डिग्री यानी इनिशिएट नहीं हो रही, ठीक है, तो द कॉजेटिव एजेंट विल बी सुप्रास्पाइनेटस, इसका डैमेज हो। आफ्टर मिस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला विच इज़ ड्यू टू डैमेज टू, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज ड्यू टू डैमेज टू सेरेटस इंटीरियर, और सेरेटस इंटीरियर की नर्व कौन सी होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है उसका डैमेज होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट, because the long thoracic nerve passes down the lateral thoracic wall on the external surface of the serratus interior muscle just deep to skin and subcutaneous fascia. It is vulnerable to damage. Loss of function of this muscle causes the inferior angle of the scapula to elevate from the thoracic wall, resulting into winging of the scapula, ठीक है। तो जब हमारे पास डैमेज होता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व का, ठीक है, तो हमारा सेरेटस इंटीरियर मसल जो है उसका पैरालिसिस हो जाता है और हमारे पास विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि इन्फीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, और जो आपके पास मीडियल बॉर्डर होता है, जो इन्फीरियर एंगल होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। ट्रेपीजियस जो है उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, सेरेटस इंटीरियर की लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नेजस्मस टोर्साई डॉर्सल थोरेसिक नर्व, डेल्टोइड की एक्सिलरी नर्व, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विच वन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ कौन सा रिलेटेड होता है डायरेक्टली, इट इज़ LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। LDL जो होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इज़ रेनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास है इंटरलोबार आर्टरी, नेक्स्ट ऑप्शन इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। जो हमारे पास बी मिसिंग ऑप्शन है वो क्या है, इंटरलोब्यूलर
लोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड हमारे पास आ जाती है सेगमेंटल आर्टरी, एंड फोर्थ हमारे पास ऑप्शन उन्होंने दी है रेनल आर्टरी। ये भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो जो आपके रेनल कॉलम्स होते हैं उनके अंदर कौन सी आर्टरी होती है? रेनल कॉलम्स के अंदर इंटर लोबार आर्टरी होती है, कैप्सूल जो होता है उसमें इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अंदर भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और हाइलम जो है वहाँ पर सेगमेंटल आर्टरी होती है, और आर्कुएट आर्टरी जो है वो आपकी बेसिस ऑफ द पिरामिड्स के ऊपर सप्लाई करी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो है ब्लड सप्लाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से भी एमसीक्यू रिपीट होता है, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। 62-year-old पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंटेड विद डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया, द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी एडीमा इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडीमा क्यों कॉज होता है? इट इज़ कॉज ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी एडीमा क्या होता है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक प्रॉपर्टीज? सो इट इज़ एपिनेफ्रीन दैट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज, ठीक है। इसकी जो है ना वो अफिनिटी फॉर द रिसेप्टर्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के लिए, लेकिन दोनों अल्फा बीटा एडिनर्जिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं एपिनेफ्रीन में, ठीक है। Okay, so next MCQ is hormone which produces protein catabolism in extrahepatic tissue and protein synthesis in liver, या फिर hormone that causes extrahepatic protein catabolism and intrahepatic protein anabolism, ठीक है। वो कौन सी प्रोटीन, वो कौन सा हार्मोन होता है आपके पास? इट इज़ कॉर्टिसोल, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत रिपीट हुई हैं। प्रोटीन्स गिव हाउ मच परसेंटेज कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास कितनी देती है? 15 to 20% कैलोरीज जो है वो हमें दे रही होती हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 50 to 60% देते हैं, फैट्स जो है उनके 25 to 30% और प्रोटीन जो है वो 10 to 20% देती हैं, ठीक है। अ यंग बॉय हैज़ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, व्हिच वन कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर हिम, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? क्रायोप्रेसिपिटेट। इसमें 8 + 13 जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी ऑप्शन, विच वन इज़ रिच इन क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फैक्टर 8, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर फैक्टर 8 जो है वो रिच होता है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है, ठीक है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हेमोलिसिस, ठीक है। ये वैसे जो है ना जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हेमोलिसिस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन विल बी डिफेक्टिव इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट? तो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर आपके पास जो हीमोग्लोबिन A2 होता है, ठीक है, इट वुड बी defective. So a patient has tingling sensation and his peripheral body and lab investigation revealed raised MCV. raised MCV का मतलब क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया, और जब उन्होंने हमें टिंगलिंग सेंसेशंस दे दी, ठीक है, न्यूरोपैथी के कोई भी सिम्टम्स हाथ में दे दिया, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पोजेज टू रिस्क ऑफ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या कॉज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कैटरैक्ट, सी ऑप्शन इज टेराटोजेनेसिस, एंड डी इज़ ब्लैडर कैंसर, और बी ऑप्शन इज स्किन कैंसर, ठीक है। जो यहाँ पर मिसिंग है वो क्या ऑप्शन है? स्किन कैंसर, एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन एज वेल। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन एक्सपोजर, वो स्किन कैंसर जो है उसके रिस्क को इंक्रीज करता है। अ पर्सन हैज़ मास ऑन फॉरहेड रिवीलिंग मैच्योर एडिपोसाइट्स ऑन हिस्टोलॉजी, मोस्ट प्रोबेबल इट इज़ अ लाइपोमा। जब उन्होंने हमें बता दिया कि उसमें क्या हमें मिल रहा है, हमें जो है वो मैच्योर एडिपोसाइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो इट वुड बी अ लाइपोमा। टेस्टोस्टेरोन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स फंक्शन? तो टेस्टोस्टेरोन किस पे डिपेंडेंट है? टेस्टोस्टेरोन जो है LH के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स फंक्शन, ठीक है। जो FSH होता है वो मेनली आपके सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो आपका LH होता है, ठीक है, वो आपके कौन से सेल्स पे एक्ट करता है? ठीक है, वो हमारे पास लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और लीडिंग सेल्स के ऊपर जो है ना वो एक्ट करके वहाँ से LH जो है लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है, जो कि मेल हार्मोन होता है, ठीक है। टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन मसल बाय, इन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कौन कॉज करता है? इट इज़ ड्यू टू कैल्शियम ट्रोपोनिन C कपलिंग, ठीक है। कैल्शियम और ट्रोपोनिन C की जब कपलिंग होती है तो आपके पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है। अ पेशेंट हैज़ हाइपरफेजिया एंड ओबेसिटी ड्यू टू द लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस? इट इज़ ड्यू टू लीजन टू द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन? जो लैटरल न्यूक्लियस होता है वो आपका फीडिंग सेंटर होता है, ठीक है। और अगर फीडिंग सेंटर का डैमेज हो जाएगा तो आप फीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, स्टॉप फीडिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? लीन, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए कि L से लैटरल है, लैटरल न्यूक्लियस का डैमेज होगा तो इट विल मेक यू लीन, ठीक है। जबकि जो मीडियल न्यूक्लियस होता है वो आपका स्टेटी सेंटर होता है, आपकी फुलनेस की फीलिंग जो है वो देता है, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं होगी, ओवर ईटिंग होती रहेगी, ठीक है। तो M से मीडियल है और M से क्या है? मैसिव, ठीक है। सो द मीडियल न्यूक्लियस का अगर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? यू वुड बिकम ओबीज, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने हमें हाइपरफेजिया और ओबेसिटी की बात किया तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आ जाएगा, M फॉर मीडियल एंड M फॉर मैसिव।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज इमीडिएट इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स। ठीक है, अभी एमसीक्यू भी इससे तरह बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इसका ये सीक्वेंस आपने याद रख लेना है, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया होता है सबसे ज़्यादा वो सी फाइबर्स के ऊपर होता है। जो सी फाइबर्स आपको पता है वो स्लो फाइबर्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमें एक प्रेशर का इफेक्ट दिया हुआ है, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो ए पे सबसे ज़्यादा है, फिर बी पे, फिर सी पे। ठीक है, जो हाइपॉक्सिया का इफेक्ट होता है उसका सीक्वेंस क्या है, बी देन ए देन सी। और जो एनेस्थीसिया है, ठीक है, आपके पास वो सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है, सी फाइबर्स को, फिर बी फाइबर्स को, फिर ए फाइबर्स को। दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। 20 years young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status with hallucination. Which among the following is a brain eating? Again वही एमसीक्यू है, ठीक है, जो बहुत दफ़ा रिपीट होगा, आप तो फिंगर टिप्स पे याद होगा आपको, निकलेरिया फॉलोर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन थिक येलो स्पूटम। अगेन हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, थिक येलो स्पूटम। ठीक है, सो थिक येलो स्पूटम इज सीन इन स्टेफ ऑरियस। इन्होंने हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जो पोस्ट इन्फ्लुएंजा वैसे मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। लेकिन अगर पोस्ट इन्फ्लुएंजा में अब आपको मेंशन कर देते हैं कि देयर इज थिक येलो स्पूटम, तो यू विल गो फॉर स्टेफ ऑरियस। पोस्ट इन्फ्लुएंजा ब्राउन रस्टी स्पूटम होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। पोस्ट इन्फ्लुएंजा येलो थिक स्पूटम होगा तो स्टेफ ऑरियस। पोस्ट इन्फ्लुएंजा अगर आपको क्रांच जेली स्पूटम मिल रहा है, ठीक है, तो क्लेप्सियला नमूनी। लेकिन वैसे मोस्ट कॉमन पोस्ट इन्फ्लुएंजा ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग कॉज इज, ठीक है, सो इट इज़ कॉज ड्यू टू इंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन के नाम से पता चल रहा है कि इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरोसाइट्स हम कहते हैं, इंटेस्टाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एंटर का जो वर्ड होता है, इंटेरो का जो वर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो इंटेरोटॉक्सिन जो होगा वो आपके पास एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज कर रहा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। Patient has tinnitus, facial muscle paralysis and hearing loss. Where is the lesion? So the lesion would be in at the CP angle. ठीक है, CP angle क्या होता है, cerebellopontine angle। इसकी explanation क्या होगी, जो CP एंगल होता है ना हमारे पास, सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल, वो बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है ना वो हमारे पास 3-4 नर्व्स जो है उनका कॉम्बिनेशन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो CP एंगल जो है वो बेसिकली हमारे पास एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ द पॉन्स और सेरिबेलम के ऊपर जो है वो लोकेटेड होता है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पीट्रस बोन के ऊपर। और इसमें कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, इसमें हमारे पास जो नर्व्स यहाँ पर कन्वर्ज हो रही होती है उसमें ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है, एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, ठीक है, फेशियल नर्व होती है, यानी 5th हो गई, 6th हो गई, 7th हो गई फेशियल, और 8th हो गई वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। 5, 6, 7 और 8 नर्व्स जो है वहाँ यहाँ से CP एंगल के ऊपर, सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल के ऊपर, जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पीट्रस बोन पे लोकेटेड होता है, वहाँ पर कन्वर्ज होती हैं। तो जब हमारे पास CP एंगल के ऊपर इंजरी हो जाए, यहाँ कोई ट्यूमर आ जाए, ठीक है, जो उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स हमारे पास वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो इन सारी नर्व्स के कंबाइंड सिम्टम्स हो रहे हैं। जैसे यहाँ उन्होंने हमें टेनेटस दे दिया, फेशियल मसल पैरालिसिस दे दिया, पता चल रहा है फेशियल नर्व का डैमेज है, हेयरिंग लॉस की वजह से वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का भी डैमेज हो गया। ठीक है, सो इंजरी एट द सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल, दैट इज द डी ऑप्शन। A patient has damage to a nerve coming out from the dorsal surface of the left side of the brainstem. What will be the defect in this patient? तो आपकी जो डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम होती है, ओके, सो उन्होंने कहा है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से सिर्फ एक आपकी द ओनली क्रेनियल नर्व जो कि आपकी डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकलती है, इट इज़ द ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, दैट इज़ योर 4th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 4th क्रेनियल नर्व या ट्रॉक्लियर नर्व जो होती है, ठीक है, इसका हमने निमोनिक किस तरह याद किया था कि ट्रॉक्लियर नर्व SO4 आपके सुपीरियर ऑब्लिक मसल को जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकल रही होती है। ठीक है, तो अगर उसका डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि, और उन्होंने हमें कहा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम के ऊपर डैमेज होता है, तो लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, okay, a patient presents with sore throat and membrane covering the throat. Upon removal of membrane it bleeds. It is most likely due to, ठीक है, अब ये क्यों हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है, ड्यू टू डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया कुरानी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया जो होता है वो आपके पास क्या कॉज करता है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कॉज करता है, सॉर थ्रोट, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम रिमूव करते हैं उस मेम्ब्रेन को तो हमारे पास क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। सो दैट कॉजेटिव एजेंट वुड बी डिफ्थेरिया। अ पर्सन वेंट टू थाईलैंड एंड प्रेजेंटेड विद डायरिया विच इज़ वाटरी एंड लार्ज इन अमाउंट इन स्टूल सैंपल डोनट शेप सिस्ट। डोनट शेप सिस्ट किस में होता है,
Again, it is a key diagnostic point for cryptosporidiosis. Shigella causes diarrhea due to which toxin? देखिए शिगेला के अंदर कौन सा होता है आपके पास इंटेरोटॉक्सिन. अगेन डायरिया की बात आ गई, इंटेरिक ट्रैक की बात आ गई, ठीक है. तो इंटेरोटॉक्सिन. अ पर्सन लूजेस 2 liters ऑफ द स्वेट वाइल वर्किंग एंड ड्रिंक्स 2 liters ऑफ प्योर वाटर, व्हाट चेंजेस विल अकर? अगेन ये MCQ जो है हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है. तो इसके अंदर एक सीक्वेंस आपने याद रख लेना है, क्योंकि वो लूज तो सॉल्ट भी कर रहा है, वाटर भी कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज उसको सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर से कर रहा है, ठीक है. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज ICF वॉल्यूम हो जाएगा. इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको क्लियर किया था, ठीक है. सो आपने ये सीक्वेंस याद रख लेना है, इंक्रीज ICF वॉल्यूम, डिक्रीज ICF ऑस्मोलैरिटी. जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, फिर इंक्रीज ECF वॉल्यूम एंड डिक्रीज ECF ऑस्मोलैरिटी. ये डिपेंड करता है अब आपके पास ऑप्शन में क्या ऑप्शन दी हुई हैं. पेशेंट पासिंग डाइल्यूट यूरिन, देयर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, व्हाट अदर फैक्टर्स यू विल सी इन दिस कंडीशन? तो हमारे पास क्या होगा, लो यूरिनरी सोडियम होगा, ठीक है. जब वो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो यूरिनरी सोडियम जो होगा वो भी कम हो जाए. इसका मतलब है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ना वाटर की, सोडियम की, सॉल्ट्स की, ठीक है. तो लो यूरिनरी सोडियम होगा. बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड हीट, वाई? इसकी भी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज ड्यू टू लो वाटर कंटेंट एंड डिपोकोलिनिक एसिड. अगेन अगर एक्सप्लेनेशन में इसको रिपीट कर देती हूँ, दीज रेजिस्टेंस फैक्टर्स इंक्लूड द आउटर लेयर ऑफ द स्पोर्स, ठीक है. और आउटर लेयर ऑफ द स्पोर में क्या होता है, एक थिक प्रोटीनिशियस कोट होता है, ठीक है, जो बेसिकली जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है. उनके अंदर जो टॉक्सिन होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है. रिलेटिवली इम्परमिएबल इनर स्पोर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, वो टॉक्सिक केमिकल्स को अंदर स्पोर के DNA के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होने देती, ठीक है. एंड द लो वाटर कंटेंट एंड हाई लेवल ऑफ डिपोकोलिनिक एसिड इन द स्पोर कोर जो होता है, ठीक है, जो डिपोकोलिनिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इफेक्ट ऑफ हीट एंड ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. सो द कॉज वुड बी लो वाटर कंटेंट एंड डिपोकोलिनिक एसिड. SA नोड एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़. अब SA नोड क्या होता है कि ये जनरेट करती है इम्पल्सेज एट अ फास्टर रेट, ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने हमें दी है कि SA नोड जो है वो जनरेट करती है इम्पल्सेज एट अ फास्टर रेट, और AV नोड जो है वो जनरेट करती है इम्पल्सेज स्पॉन्टेनियसली. डिपेंड करता है आपसे पूछा किसके बारे में गया, यहाँ से SA नोड के बारे में पूछा गया जो कि फास्टर रेट पे इम्पल्सेस जनरेट करी, और AV नोड जो कि स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस जनरेट करती है. अब a lady brought her 6-year-old child with complaint of sore throat, malaise, joint pain and painful nodules on the extensive surface. What will you do to confirm the diagnosis? तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्रॉट कल्चर करेंगे, जिसमें हमने क्या देखना है थ्रॉट कल्चर के अंदर, हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के लिए जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के लिए जो है वो हम ग्रुप A बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनी के लिए जो है वो हम चेक करेंगे थ्रॉट कल्चर करके, ठीक है. तो अगर हमें, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये भी होता है कि अलॉन्ग विद आपके पास रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल जो पायोजेनिस इन्फेक्शन जो है, देखिए उसका आपके पास कोई ना कोई रीसेंट होना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए फिर हम इसमें थ्रॉट कल्चर करेंगे, ठीक है. सो ये बेसिकली हमें जो है ना सारा रूमेटिक फीवर का सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है. और आपको पता है कि उसमें हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की जो है वो हिस्ट्री होती है. तो थ्रॉट कल्चर विल डू. मेन आर्टीरियल सप्लाई टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो मेनली सप्लाई करती है, ठीक है. जो आपके पास एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको तो आपके सप्लाई करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. जो पोस्टीरियर 1/3 होता है उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. तो उन्होंने मेन आर्टीरियल सप्लाई टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पूछा, तो इट विल बी लाडा, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड अपॉन विच वन. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द वेनस रिटर्न, ठीक है. ये पहले भी हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया कि प्री लोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है. आफ्टर लोड जो मीन आर्टीरियल प्रेशर पे और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटर्मिन्ड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एओर्टिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल. अगेन हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो ये क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द रैपिड इजेक्शन फेज, ठीक है, जो कि बिगनिंग ऑफ द स्लो इजेक्शन फेज होती है, ठीक है. सो इट वुड बी स्लो इजेक्शन फेज पे जो है वो एओर्टिक प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है. ओके. अ यंग मैन हैड इंजरी टू द नेक विद सम शार्प ऑब्जेक्ट 3 years ago. He notices a bulging swelling above the clavicle on sneezing and coughing. This swelling is most probably due to, ये क्यों होती है, this is due to damage to the suprapleural membrane. उन्होंने हमें इंजरी की हिस्ट्री दी है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो, पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग जो है वो अपीयर हो रही है, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगहेंस आर प्रेजेंट इन टेल ऑफ पेनक्रियाज में जो है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं. विच स्पेस इज असेस्ड आफ्टर पेरिसिंग द इंटरलेमिनर लिगामेंट ड्यूरिंग लंबर पंक्चर. इसकी पूरी लेयर्स जो है वो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या आंसर है करेक्ट, एपिड्यूरल स्पेस.
A female patient presented with incisional hernia which layer comes out first after skin and subcutaneous fascia, so it is fascia transversalis या transversalis fascia. ठीक है, this is again a repeated and important MCQ point. During cystoscopy there is arterial damage, ठीक है, which is so it is inferior epigastric artery जो है वो damage होती है during cystoscopy. A patient develops a swollen tender lymph node in the popliteal fossa. An infected skin lesion in which of the following site would most likely इंड्यूस लिम्फेडिनोपैथी इन दिस रीजन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट. ठीक है, दैट इज़ द ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो उन्होंने हमें टेंडर लिम्फ नोड जो है ना वो पॉप्लिटियल एरिया में उन्होंने हमें बता दिया. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो इन्फेक्टेड स्किन लीजन है, ठीक है, वो और किस जगह पर इंड्यूरेट कर सकती है, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी कॉज करती है. सो इट इज़ लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट. अच्छा, लिम्फेटिक सप्लाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एड के अंदर ना एक पूरा टेबल बना हुआ है लिम्फेटिक ड्रेनेज का. ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा टेबल नहीं, प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है, उन्होंने हर पार्ट की जो है वो लिम्फेटिक्स मेंशन की हुई है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैप्टर के अंदर भी दी हुई है. ठीक है, वो भी बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर भी जो है आपको समझ आ जाती है, देख के उन्होंने बहुत कंसाइसली बताया हुआ है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपने चीज़ें जो है ये लिम्फेटिक सप्लाई जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपने अच्छी तरह से इसकी याद कर लेनी है. ठीक है, ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इट इज़ रुब्रोस्पाइनल ट्रैक. ठीक है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब बाकी वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं. सो इट इज़ द बी ऑप्शन, रुब्रोस्पाइनल ट्रैक. ठीक है.